हेलो गाइस, आज हम मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट्स, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, या हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉजिटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, आप शेयर भी कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे एक कार्बोनेट एनायन कई टाइप के कैटायंस के साथ में जुड़ सकता है। मैंने यहाँ पे 4 टाइप के कैटायंस लिए हैं। क्या क्या मेटल आयंस हो सकते हैं जिनके थर्मल स्टेबिलिटी या जिनके हीटिंग इफेक्ट को हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले जैसे कार्बोनेट 2 नेगेटिव जो एनायन है, काफी बड़ा एनायन है। इट मे बी एसोसिएटेड विद आवर ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे हम जो मेटल्स हैं उन्हें ले रहे हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को आपको नेग्लेक्ट करना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसके लिए मेरे नेमोनिक्स वाले वीडियो में जा सकते हैं, नेमोनिक्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सबसे पहले एस ब्लॉक में हम किन किन कैटायंस का जिक्र करने वाले हैं, या जिसको पढ़ लेने से आपके लिए सफिशिएंट है। आप लिथियम से लेकर के सीसियम के कार्बोनेट्स के बारे में देख सकते हैं, इनके कंपैरिजन को कर सकते हैं आप, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है या ब्रेक होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं। साथ ही साथ में एस ब्लॉक में आपको मिलेगा ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स। इन ग्रुप 2 में हम क्या ले सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के कार्बोनेट्स। देन विल गो फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम जस्ट यहाँ पे आपको इन 3 आलू, प्याज और थाली, इन एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। आलू मींस व्हाट, एल्यूमिनियम, प्याज, ये प्लम्बर ब्लेड के लिए हो गया, थाली थैलियम के लिए हो गया। देन डी ब्लॉक पे मैं कुछ कैटायंस का जिक्र कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप +2 चार्ज वाले कैटायंस को लीजिए, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक और कैडमियम। आयरन को क्यों जिंदा कर दिया लाइक दैट। फिर आइए हम देखते हैं पैसिव मेटल के कार्बोनेट्स अगर बनेंगे तो क्या होगा। इनको मैंने पीएमसी लिखा है। पैसिव मेटल क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो आपने मेरा देखा ही होगा, उस नेमोनिक्स को देखेंगे आप तो देखिए कॉपर से नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो काफी लेस रिएक्टिव हैं, या उन्हें पैसिव मेटल कहते हैं। उन मेटल्स को जैसे कि आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, हापा। कई लोगों से आपने सुना भी होगा हापा। व्हाट इज हापा। तो ये हापा हम यहाँ पे ये रिलेट कर सकते हैं, H for Hg, A for Ag, P for Pt and A for again Au, और यानी कि गोल्ड। सो मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, अर्गुनियम, आर्जेंटम, प्लेटिनम एंड ऑरम, इन एलिमेंट्स के कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, या उनको हिट करने पे हम क्या प्रोडक्ट्स पा सकते हैं। लेट मी स्टार्ट। एट फर्स्ट किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप जनरली हीटिंग करते हो तो इन जनरल कंडीशंस वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है। आप एक सॉल्ट लीजिए, आप उसको हिट करते हो, रेडिली वो ब्रेक होकर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है, यानी कि थर्मली डिकम्पोज हो चुका है, इट इज लेस स्टेबल हम बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी दूसरे मेटल कार्बोनेट्स को आप हिट करते हो, या किसी मेटल सॉल्ट को आप अगर हिट करते हो एंड आप देखते हो कि वो काफी एनर्जी लग रहा है, काफी ज्यादा हिट देनी पड़ रही है उसको ब्रेक होने के लिए, या बहुत ज्यादा हिट देने पर भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये काफी हीट रेजिस्टेंट है। समझ में आ रही है बात। तो थर्मल स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स ले, तो जैसे कि ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स में आप क्या क्या ले सकते हो। आप जैसे लिथियम के कार्बोनेट ले सकते हो, आप Li2CO3 ले सकते हो, लिथियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, ओके, रुबिडियम कार्बोनेट हो सकता है, या सीसियम कार्बोनेट हो सकता है। अब इन कार्बोनेट की हीटिंग में आपको क्या देखना है कि क्या इन सभी को एक जैसा ही ये प्रोडक्ट्स देने वाले हैं और सेम कंडीशंस में, क्या कंडीशन सेम होगा। फॉर एग्जांपल मान लिया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिथियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, तो वो एक मेटल ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड में अपने पार्ट्स को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स दे रहा है। लेकिन क्या वही टेम्परेचर सोडियम कार्बोनेट के ब्रेकडाउन के लिए सुटेबल है, तो इसका जवाब है नहीं। तो क्यों नहीं है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो थर्मल स्टेबिलिटी, आप देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे हम, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है, पीरियोडिसिटी के साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग का भी आइडिया अगर आपके पास में अच्छी तरह से हो तो आप फेजल्स रूल के बारे में जानते होंगे। अब फेजल्स रूल के हिसाब से आपको पता चलेगा कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा
थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी उस मेटल सॉल्ट में। अब पोलराइजेशन के बारे में, फजल के बारे में मैं आपको छोटा सा एक समरी आपको देना चाहता हूं कि पोलराइजेशन बेसिकली है क्या। उसका कॉन्सेप्ट अगर एक नटशेल में कहा जाए तो सिंपल आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने होंगे कि एक छोटा सा केटायन, एक छोटा सा पॉजिटिव आयन, एक छोटा सा केटायन एक बड़े से एनायन के सामने अगर मौजूद होता है तो एक स्मॉल केटायन, क्या कीवर्ड मैंने बोला, स्मॉल केट आयन, और यहाँ पे क्या है उसके ऑपोजिट में एनायन जो कि क्या है, लार्ज है। एनायन क्या है, वो बड़ा है, लार्ज है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा केटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, आयनिक फोर्स होगा। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, काफी मजबूत होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक हो सकता है। लेकिन इनके बीच में आपने क्या करा दिया, आयनिक बॉन्ड करा दिया। अब ये आयनिक बॉन्ड से ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्मॉल केटायन है तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो जो निगेटिविटी का जो क्लाउड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अच्छी तरह से। वो पूरे बिल्कुल सेंटर की तरफ में हर एक सेगमेंट पे आप जाओ, यहाँ पर किसी भी तरफ में जाओ तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, बराबर यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, स्मॉल केटायन है, इसके वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी काफी यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी चार्ज डेंसिटी है। लेकिन जब एनायन लार्ज साइज का होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो काफी दूर है अपने न्यूक्लियस से, जिसका इफेक्ट ये होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस की तरफ में उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। और अगर इसके सामने आप किसी कैटायन को अगर अप्रोच करोगे, किसी पॉजिटिव चार्ज को भी आप अप्रोच करोगे तो रेडियली उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा, उसकी तरफ में रुझान दिखाना स्टार्ट करेगा। वेयरएज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने सेंटर की तरफ में ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर इनका जो अप्रोच है बहुत सामने आ जाता है, क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमिटी होती है, ऐसे कंडीशंस में इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है और इसके बीच में जो पॉजिटिविटी है उनके बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होने के बाद में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब उनके बीच में शेयरिंग होना स्टार्ट होता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो ये मर्ज होते हुए दिखते हैं। जब भी एक स्मॉल केटायन और एक बड़ा केटायन आपस में जुड़ते हैं, साथ ही साथ में इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो आपस में मर्ज होने की कगार पे आ जाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, जिससे क्या होता है कि इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि शेयरिंग, कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है। अब जहां कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग पता है वो क्या होती है, कमजोर होती है। तो कोवेलेंट नेचर होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, लेकिन आयनिक फोर्स होगा तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो एज लॉन्ग एज दे बिहेव स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स की तरह से अगर बिहेव करेंगे तो ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन वहीं पे अगर उनके बीच में कोवेलेंसी बढ़ते हुए जाए, और कोवेलेंसी उनके पोलराइजेशन यानी कि ये डिपेंड करता है उनके साइजेस के बारे में। एनायन को काफी बड़ा होना पड़ेगा ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेडिली दे दे दूसरे को शेयरिंग के लिए, और कैटायन को क्या करना होगा, छोटा साइज का होना पड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी क्या करेंगे, उसके साथ में मर्ज करेंगे। ठीक है, मैं पूरे डीप में नहीं जा रहा हूं, बहुत कुछ है बताने के लिए इन सब के बारे में। तो अब यहाँ पे आपको मैं टेक्निक वाइज में बताऊं कि एक ही ग्रुप में, अगर आप एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स आप देख रहे हो, सेम एनायन के साथ में क्या कर रहे हैं, कंबाइन होने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कंपैरिजन कैसे करना है कि किसके पास में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, किसके पास कम पोलराइजेशन होगा। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, साइज के ऊपर में ध्यान देना है। अगर एक ही ग्रुप के बारे में आप स्टडी करें, याद रखना है ग्रुप के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको क्या देखना चाहिए, उसके रेडियस के बारे में, यानी कि उसके साइज के बारे में। आप देखो आयनिक रेडियस या उसका जो एटॉमिक रेडियस है उस पर ध्यान देना चाहिए। एज वी नो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप हमने क्या देखा कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये सब छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हुए जा रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे कि रुबिडियम के सामने में जो एनायन है कार्बोनेट, और लिथियम के सामने जो एनायन है कार्बोनेट, इसके बीच में आप देखोगे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है। क्यों पोलराइजेशन ज्यादा होता है? क्योंकि इस रुबिडियम का जो न्यूक्लियस है वो काफी, मतलब इसका जो एटॉमिक साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है, और इधर में अपना एनायन भी काफी बड़ा था। तो इनके बीच में जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। वेयरएज एक छोटा पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज
एक दूसरे कैटायन को अपनी तरफ में बहुत अच्छी तरह से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लेता है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज्यादा होती है, पहली बात। साथ ही साथ में इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लग जाती है, आपके शेयरिंग यानी कि कोवैलेंसी होने लगती है। तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैटायन है और बड़ा एनायन है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रेडिली यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा नजर आया। और यहाँ पे इनके बीच में रुबिडियम और कार्बोनेट जो एनायन है इसके बीच में, यहाँ पे मैं कार्बोनेट लिख देता हूं, तो आप देखते हो कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर, डॉट 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 मैंने दिया, और जबकि यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो ज्यादा पोलराइजेशन होने का मतलब क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आप थर्मल स्टेबिलिटी नहीं हो पाओगे और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड। सो लिथियम बीइंग स्मॉल कैटायन, लिथियम का जो आयन है, लिथियम कैटायन इज स्मॉलर इन साइज व्हेयरएज पोटेशियम और रुबिडियम और सीसियम cations are larger in size, that is why they cannot polarize the carbonate ions towards themselves। जिसके बीच में क्या होती है कि इनकी आयनिक बॉन्ड काफी मजबूत होती है, लेकिन इनके बीच में जो कोवेलेंट नेचर दिखाने वाला जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो कम होगा। ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि लिथियम कार्बोनेट क्या है, वो लेस थर्मली स्टेबल है, या अपने ग्रुप में लिस्ट थर्मली स्टेबल है, एलटीएस मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला। सो यानी कि जो ऊपर के जो छोटे केटायंस हैं दे आर लिस्ट थर्मली स्टेबल, और यहाँ पर जो सीसियम कार्बोनेट है वो क्या है, मोस्ट थर्मली स्टेबल, एमटीएस मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला। समझ में आ रही है बात। तो डाउन द ग्रुप ये कंडीशन आ रहा है कि दे आर मोर थर्मली स्टेबल, और अपर पार्ट में आप लोग देख रहे हो दे आर लो थर्मल स्टेबल या लिस्ट थर्मल स्टेबल है लिथियम कार्बोनेट। अब वही प्रोसेस हम बेरिलियम के साथ अपना सकते हैं। बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इसलिए वहां पे क्या होगा कि वो बड़े एनायन के साथ में, कार्बोनेट एनायन के साथ में ज्यादा पोलराइज करेगा, तो ये भी लिस्ट थर्मल स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे ये लिथियम वाला जो था ये लिस्ट थर्मल स्टेबल है, और इसके लोअर मेंबर बड़े साइज के कैटायंस होंगे, तो जिससे वो क्या हो जाएंगे, मोर थर्मली स्टेबल। ओके, मोर थर्मली स्टेबल, वो जल्दी से कोवेलेंट नेचर नहीं दिखाएंगे, पोलराइजेशन नहीं दिखाएंगे, उनको ब्रेक करना मुश्किल है। तो अब प्रोडक्ट्स क्या आने वाले हैं, समझ में आ रहा है। अब उसको कंपेयर करते हैं। अगर पोलराइजेशन इफेक्ट समझ में आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी, तो यानी कि लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, Li2CO3 on heating readily it gives lithium oxide Li2O along with the liberation of carbon dioxide gas which is colorless and odorless gas। ओके, इस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस का जिक्र कई बार इनऑर्गेनिक या पैसेज टाइप क्वेश्चंस में आता है, तो ध्यान रखना है। तो लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो लिथियम का ही ऑक्साइड मेटल जो है उसका ऑक्साइड आएगा एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे भी क्या आएगा, Na2CO3 को अगर हीट किया जाए वो क्या देगा, Na2O प्लस CO2, बैलेंसिंग अब चेक कर लेना। अब एक बात बताओ, क्या उसी टेम्परेचर पे ये हीट होने वाला है, नहीं, ऑब्वियसली ये उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर लेगा, और उससे ज्यादा टेम्परेचर लेगा पोटेशियम कार्बोनेट अपने स्प्लिटिंग होने में, उससे भी काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए रुबिडियम कार्बोनेट को स्प्लिट होने के लिए, और बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए सीसियम कार्बोनेट को स्प्लिट होने के लिए। इसलिए हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स में या अमूमन हम जितना टेम्परेचर लेकर के इसको ब्रेक करना चाहते हैं, हमें उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर देनी होगी, क्योंकि दिस इज मोस्ट थर्मली स्टेबल इन द सेम ग्रुप। ये बात समझ में आ गई। ठीक वैसे ही ये ग्रुप 1 के हो गए। ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3 ऑन हीटिंग, इस बेरिलियम का ऑक्साइड लिखना है और CO2 देना है, CO2 गैस बन के निकल जाएगा। और उसी के साथ में मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये देगा MgO प्लस CO2 देगा, एंड लाइक दैट थर्मल स्टेबिलिटी वही प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाएंगे। इससे ज्यादा टेम्परेचर इसको लगेगा, ठीक है। अगर 200 डिग्री टेम्परेचर पे ब्रेक होगा तो इसे, फॉर एग्जांपल अगर ये 200 डिग्री पे ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि 10-20 डिग्री बढ़ाना है, कम से कम 150 टेम्परेचर तो ज्यादा ही देना है। ये 200 में अगर ब्रेक होगा तो ये 400, 425, 375, यानी कि इससे काफी ज्यादा टेम्परेचर पे ये ब्रेक होगा, ऐसे ही होगा। ग्रुप 1 के अलावा, ग्रुप 2 के अलावा आ जाते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक में फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम कार्बोनेट अगर है, तो अगर पी ब्लॉक में अपने पास में क्या आता है, एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2CO3, और इससे अगर ब्रेक करना है तो इससे क्या प्रोडक्ट आएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स काफी अच्छी तरह से वो ब्रेक हो सकते हैं, उनको हम ज्यादा थर्मल स्टेबल नहीं कहते हैं,
उनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। कारण ये है क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। फ्रेजेंस रूल के हिसाब से क्या है कि आपको Q/R रेशियो को चेक करना चाहिए, किसके लिए, थर्मल स्टेबिलिटी या पोलराइजेशन को चेक करना है। तो पोलराइजेशन डिपेंड करता है Q/R रेशियो पे। अगर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, अगर उसका रेडियस ज्यादा होगा तो वहां पे यानी कि साइज जब हम कंपेयर करते हैं कैटायन का अगर साइज अगर बढ़ गया तो वहां पे पोलराइजेशन कम हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास में कंपैरिजन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का आ जाता है, बेरिलियम का आ जाता है, तो लिथियम से बेरिलियम में क्या डिफरेंसेस है। अगर ये पीरियड में जा रहा है, ये तो था ग्रुप का कंडीशन जहां पे हम लोगों ने आर के फैक्टर को लिया था। अगर हमें किसी पीरियड में किसी को कंपेयर करना है, किसी एलिमेंट्स को, और हम लोग देखते हैं कि लिथियम भी कार्बोनेट के साथ में कॉन्जुगेट हो रहा है, बेरिलियम भी कार्बोनेट के साथ में ही हो रहा है, अगर सेम एनायन है और हम लोग देख रहे हैं कि सेम पीरियड के ही एलिमेंट्स सेम कैटायंस एनायंस के साथ में जा रहे हैं, इन कैटायंस को कंपेयर करने के लिए इनका रेडियस नहीं चेक करना है, इनका चार्ज चेक करना चाहिए। क्या देखना है, इनका चार्ज, ये Q वैल्यू को आप चेक करो। तो लिथियम जो होता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, बेरिलियम क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, चार्ज इसका ज्यादा है यानी कि ज्यादा पोलराइजेशन बेरिलियम में होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन अगर बेरिलियम में होगा मतलब क्या है कि इसको ब्रेक करना आसान है, यानी कि इसे अगर ब्रेक करना आसान है तो हम लोग ये बोलेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी के केस में, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ Li2CO3, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट। अब बोलो क्यों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्जेस को कंपेयर किया, और चार्ज कंपेयर करने पे मैंने ये देखा कि चार्ज किसका ज्यादा है, बेरिलियम का ज्यादा है। कंडीशन क्या है कि पीरियड में अगर एलिमेंट्स आपको चेक करने होते हैं तो आप उनका क्या करोगे, चार्ज चेक करोगे, और चार्ज यहाँ पे हमने क्या देखा, बेरिलियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, इसलिए वो भी बहुत अच्छी तरह से क्या करेगा, पोलराइजेशन दिखाएगा, और पोलराइजेशन दिखाएगा इसका मतलब क्या है कि वो लेस थर्मल स्टेबल है, ज्यादा पोलराइजेशन मतलब लेस थर्मल स्टेबल। तो ये होगी टेक्निक की बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि कॉन्सेप्ट बहुत कुछ है इसके बारे में समझाने के लिए, लेकिन अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे, अभी वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, रेडिली वो प्रोडक्ट देंगे Al2O3 प्लस CO2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, चेक कर लेना। तो पी ब्लॉक में वही कंडीशन आ जाता है। पी ब्लॉक में हम देखते हैं लेड को भी। अब लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +4 या +2। इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर पता है तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर मेंबर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फेवर करते हैं, जैसे कि लेड अपने ग्रुप में लोअर पोजीशन पे है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा। दैट इज व्हाई कि जो लेड का कार्बोनेट है वो PbCO3 होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो लेड कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिलेगा PbO + CO2। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स पी ब्लॉक का भी दिखा दिया यहाँ पे। देन अब डी ब्लॉक पे आ जाओ। डी ब्लॉक में हमें क्या दिखने वाला है, डी ब्लॉक में फॉर एग्जांपल हम कॉपर के कार्बोनेट, जिंक के कार्बोनेट्स, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, जिंक के कार्बोनेट से देखते हैं। तो ZnCO3 को हीट किया जाए तो क्या प्रोडक्ट आएगा, जिंक का ऑक्साइड आएगा, ZnO आएगा प्लस CO2 आएगा। ये इसमें इतना खास क्या है, यहाँ पे एक स्टार दे दो। अगर ये हीटेड कंडीशन पे है, अगर ये गर्म है, जिंक ऑक्साइड अगर वो हॉट है तो वो होगा गोल्डन येलो कलर का, पीला दिखेगा। और जिंक ऑक्साइड अगर ठंडे स्टेट में है, कोल्ड स्टेट में है तो वो व्हाइट दिखेगा। इन जनरल जिंक के सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं, जिंक के कंपाउंड जनरली व्हाइट होते हैं क्योंकि वो प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन वो हॉट कंडीशन में जिंक ऑक्साइड को आप हॉट कंडीशन पे येलो देखोगे, इसलिए इसको भी पैसेज टाइप के क्वेश्चंस के लिए किसी हिंट के लिए जरूरी मानना, एक स्टार यहाँ पे बैठा लेना। तो इस तरह से हमने डी ब्लॉक का भी एक एग्जांपल ले लिया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव मेटल कार्बोनेट्स, पैसिव मेटल कार्बोनेट्स को जानना मस्ट एंड मस्ट है, बहुत जरूरी है। ये हो चुका है, मैं इसे उड़ा देता हूं। ठीक है, पैसिव मेटल कार्बोनेट्स में क्या स्पेशलिटी है, क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है, फिर आप ध्यान दीजिए। पैसिव मेटल में जैसे कि हम सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, तो सिल्वर कार्बोनेट क्या होगा, Ag2CO3,
इसको हीट किया जाए तो सबसे पहले ये क्या देता है, सिल्वर का ऑक्साइड यानी कि Ag2O एंड देन CO2। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं है, इस पे स्टार बैठाने का रीजन ये है क्योंकि एंट्रेंस पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडबल एग्जाम के लिए या नीट के लिए या एम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं और इसकी संभावना भी है। जिंक का ये सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे सिल्वर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और अगर यहाँ पे गर्मी मौजूद है तो वो फर्दर और स्प्लिट हो जाता है और वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, सिल्वर और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाता है। देखा यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट आ गए फिर से, यानी कि ओवरऑल इसके हीटिंग पे क्या प्रोडक्ट आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, ऑक्सीजन गैस आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे दो दो गैस निकल गए, जबकि पहले हमने तो जनरली यही सोचा था कि मेटल ऑक्साइड और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे ऑन फर्दर हीटिंग ये क्या दे रहा है, ये सभी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कुछ स्पेशल बातें अगर किसी टॉपिक में आ जाए तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासतौर पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसलिए ये पॉइंट याद रखना। ठीक वैसे ही अगर हम लोग गोल्ड का या प्लेटिनम का या मर्करी का अगर कार्बोनेट्स अगर लेते हैं तो वो सिंपल, वो गोल्ड का कार्बोनेट जो है गोल्ड ऑक्साइड में देगा, ठीक है, और साथ ही साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। लेकिन वहां पे ऑन फर्दर हीटिंग या और गर्मी अगर मौजूद हो तो वो स्टेबल नहीं होगा एंड ट्रीट इट लाइक दैट एन इंटरमीडिएट। इसे एक इंटरमीडिएट की तरह से समझो और वो फर्दर ब्रेक होकर अपने स्प्लिट होकर के, वो ब्रेक होकर के अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगा। इसलिए पैसिव मेटल कार्बोनेट्स का एंड प्रोडक्ट क्या आ सकता है फर्दर हीटिंग में, कंटिन्यूअस हीटिंग में, वो कंटिन्यूअस हीटिंग में क्या देगा, पैसिव मेटल कार्बोनेट्स मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था अपने मेटल कार्बोनेट्स के बारे में। मेटल कार्बोनेट्स में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्मल स्टेबिलिटी उसके पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन देखने के लिए हमें देखना है कि अगर कैटायन सेम है तो उसके साथ जुड़ने वाले जो मेटल आयंस हैं उनके साइजेस में कंपैरिजन कर लेना है, अगर वो सेम ग्रुप में हो तो। अगर वो अलग अलग पीरियड, अगर वो एक ही पीरियड में है लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में मौजूद है, विद इन द सेम पीरियड अगर है, तो हमको क्या चेक करना चाहिए, उसका क्यू वैल्यू, उसका चार्ज चेक करना चाहिए। जिसमें चार्ज वैल्यू ज्यादा होगा यानी कि वो ज्यादा पोलराइज होगा, पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो लेस थर्मल होगा, लेस थर्मल स्टेबल होगा। इस तरह से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी पता की जा सकती है। ओके, यानी कि वो हीट रेजिस्टेंट है, वो हीट करने पे नॉर्मल कंडीशन पे प्रोडक्ट्स नहीं देगा। आइए अब हम मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में देखते हैं। अगर ये हो गया तो मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में देखा जाए। मेटल बाइकार्बोनेट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे कि HCO3 ये देखने को मिलेगा, चार्ज होगा सिंगल नेगेटिव, और सेम हम लोग यही लेते हैं, इन्हीं कैटायंस के साथ में उसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद में देखेंगे कि फॉर्मूला में कुछ बदलाव आ जाता है, और वो क्या फॉर्मूला बन जा रहा है देखिए। जैसे कि लिथियम कार्बोनेट था, अब वो लिथियम बाइकार्बोनेट बन गया LiHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया सोडियम कार्बोनेट। ओके, ठीक वैसे ही KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 ये बन चुका है। ओके, ठीक है, जैसा हमने कार्बोनेट्स में देखा वही फैक्टर हम यहाँ पर फिर से लगाएंगे और हमें ये पता चलेगा कि एनायन जो है बड़ा है, कैटायंस जो है यहाँ पे सबसे छोटा है, ये लिस्ट थर्मल स्टेबल होगा और ये मोस्ट थर्मल स्टेबल होगा। अब प्रोडक्ट्स क्या आने वाले हैं, थर्मल स्टेबिलिटी हम सेम वही फंडा से चेक करेंगे, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी की बात वही है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं, तो मेटल कार्बोनेट्स की जगह पे अब हम लिखेंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स। जी हाँ, अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब मेटल बाइकार्बोनेट से क्या क्या प्रोडक्ट आने वाला है, मेटल बाइकार्बोनेट से जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा मेटल का कार्बोनेट। इन शॉर्ट मेटल के लिए अब लिखता हूं मैं, मेटल कार्बोनेट पहले देगा। ओके, हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से वहां पे फिर वाटर भी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही है। प्रोडक्ट हम लोग ग्रुप 1 से चेक करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट को हीटिंग करने पे क्या प्रोडक्ट आ सकता है, LiHCO3 को हीट किया जाए तो वो देगा Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया उसका प्रोडक्ट। अब यहां पे देखो, क्योंकि ये लेस थर्मल स्टेबल है ना,
तो इसका कार्बोनेट जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी लेस थर्मल स्टेबल है, यानी कि ये फिर से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के ये क्या देगा, ऑब्वियसली वो देगा Li2O प्लस CO2। याद है ना, मेटल कार्बोनेट्स ब्रेक हो जाते हैं, याद रहेगा आपको। लेकिन वही प्रोडक्ट आपको सीशियम बाइकार्बोनेट के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मोर थर्मल स्टेबल है, तो ये जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के ऊपर में आप कुछ हीट अप्लाई करो, वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे सकता है, वो पोटेशियम कार्बोनेट आपको प्रोडक्ट में देगा। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो इसको हीट करते हैं तो इससे मिलेगा आपको K2CO3 प्लस CO2। लेकिन अब लिथियम बाइकार्बोनेट की तरह से ऐसा नहीं कि आप लिथियम ऑक्साइड आ गया तो पोटेशियम ऑक्साइड भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा थर्मल स्टेबल है। इसलिए आप समझ लो कि इसे बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे तो ही ब्रेक होगा, अदरवाइज उस टेम्परेचर या उसके स्मॉल बिट वेरिएशंस पे कुछ हल्का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 10 डिग्री 12 डिग्री 20 डिग्री पे ब्रेक होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या था, ये केस बहुत इजीली ब्रेक होने वाला था। समझ रहे हो इस बात को। और रुबिडियम बाइकार्बोनेट जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। सीशियम बाइकार्बोनेट का तो बात ही छोड़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मोस्ट थर्मल स्टेबल है अपने ग्रुप में। ठीक वैसे ही ग्रुप 2 का एग्जांपल लेते हैं। ग्रुप 2 में कौन से आ गए, अपने ग्रुप 2 में आ गए जैसे कि बेरिलियम बाइकार्बोनेट। तो बेरिलियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, BeHCO3 होल ट्वाइस, ये होगा। इसको हीट करेंगे तो वो लिस्ट थर्मल स्टेबल है, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। बिल्कुल, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट्स, मुझे बताओ, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। यस, बेरिलियम ऑक्साइड आएगा, CO2 आएगा, H2O आएगा। क्यों, क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट जो फॉर्म होगा वो तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो लेस थर्मल स्टेबल है, हमने पहले पढ़ा था। वेरी गुड। ठीक वैसे ही बेरिलियम के बाद में कौन सा आ गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ गया, MgHCO3 ट्वाइस। इसको हीट करेंगे तो वो क्या देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट देगा, प्लस क्या देगा वो H2O देगा, प्लस क्या देगा वो CO2 देगा। ये गैस निकल गया। लेकिन याद रखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता है, वेयर एज आपके सामने में कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, वो भी इजीली ब्रेक नहीं होगा। बट आप फर्दर हीट अप्लाई करने पे उसे ब्रेक कर सकते हो, वो टेम्परेचर रेंज काफी ज्यादा होगा। लेकिन ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ग्रुप 2 में भी सेम सबसे लिस्ट थर्मल स्टेबल अपना था बेरिलियम, और सबसे ज्यादा वहां पे कौन होगा, बेरियम। स्ट्रोंशियम भी है, लेकिन उससे ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा बेरियम कार्बोनेट या बेरियम बाइकार्बोनेट भी। अब पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो पी ब्लॉक में अपना एग्जांपल वापस से एल्युमिनियम वाला लेकर के देखते हैं। तो एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट AlHCO3 होल थ्राइस, इसको ब्रेक करेंगे, ये प्रोडक्ट्स आएगा एल्युमिनियम का कार्बोनेट Al2CO3 थ्राइस। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम कार्बोनेट के बाद में आपको और क्या प्रोडक्ट आने वाला है, वाटर आने वाला है, और क्या आने वाला है, CO2 आने वाला है। यही है ना, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट स्प्लिट होता है एल्युमिनियम कार्बोनेट पे। एल्युमिनियम कार्बोनेट जो है उसे फर्दर हीट करेंगे तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा, CO2 निकालेगा, वाटर और CO2 पहले से मौजूद है। ये हो गया उसका कंडीशन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से ब्रेक हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा थर्मल स्टेबल नहीं है। डी वाले में आ जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में फिर से है जिंक का बाइकार्बोनेट, तो ZnHCO3 होल ट्वाइस, इसको ब्रेक करते हैं। ओके, इसको ब्रेक करने के बाद में क्या प्रोडक्ट आएगा, जिंक का कार्बोनेट ZnCO3, और क्या आएगा, H2 आएगा, और क्या आएगा, CO2 आएगा। हो गया। अब जिंक का कार्बोनेट जो है और ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो वो क्या कर सकता है, जिंक ऑक्साइड दे सकता है, जो कि गर्म कंडीशन पे क्या होगा, येलो कलर का दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं पीएमसी, पैसिव मेटल बाइकार्बोनेट्स में। इस बार पैसिव मेटल कार्बोनेट्स नहीं, इस बार हम लेंगे पैसिव मेटल बाइकार्बोनेट। पैसिव मेटल बाइकार्बोनेट के एग्जांपल फिर से लेते हैं। चलो सिल्वर का AgHCO3, इसे ब्रेक करना है अगर, तो क्या प्रोडक्ट आएगा, आएगा सिल्वर का कार्बोनेट। बिल्कुल, Ag2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, देखिए गौर से।
इस प्रोडक्ट में, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसिव मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो बहुत कम थर्मल स्टेबल हैं, इसलिए वो रेडिली स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होने के बाद में उसे क्या आएगा प्रोडक्ट Ag2O प्लस आएगा CO2। तो CO2 पहले था और भी ज्यादा इनकी जो वाटर है। चलिए फिर ये भी थर्मल स्टेबल नहीं है, यानी कि ये फिर फर्दर ब्रेक होगा और आएगा क्या Ag में आएगा और आएगा O2 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी आप बढ़ते बढ़ते देखिए कहां तक आ चुका है। अनलाइक कि वो कार्बोनेट्स वाटर और CO2 पे दे, अनलाइक कि वो ऑक्साइड्स में दे, अनलाइक कि वो यहाँ पे अपने एलिमेंटल फॉर्म तक आ जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत हद तक जाते हैं और इसके इंटरमीडिएट्स हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिल्वर कार्बोनेट या सिल्वर का ऑक्साइड ये उसके लिए इंटरमीडिएट स्टेट जैसा है, जो कि थर्मल स्टेबल नहीं है, अपने आप को हीट रेजिस्ट नहीं कर पाता है और थोड़ी गर्मी मिलने पे ब्रेक होता हुआ जाता है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए पैसिव मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के हीटिंग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आज ये टॉपिक मैं इतने में खत्म करता हूं। जिन जिन एलिमेंट्स का रिएक्शन मैंने नहीं दिखाया है काइंडली आप उसे नोट करना, आप उसे बनाना अच्छी तरह से और उसे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बिना देखे इस पूरे रिएक्शंस को समझ करके लिख के उसका इमेज मुझे अगर आप सेंड करते हो। पॉजिटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। आई होप ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा, अगर ना आए तो इसे रिवाइंड करके बैक से फिर से देखते हो।